नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। बात कर रहे हैं आज इजरायली पीएम नेतन्याहू के उस ज्ञान की जो दुनिया को आईना दिखा रहा है। जब वे कट्टरपंथी इस्लाम की बात करते हैं तो वो किसी धर्म पर नहीं बल्कि उस मानसिकता पर प्रहार कर रहे हैं जो आस्तीन का सांप बनकर के पूरी मानवता को डस रहा है। आज जिसे कट्टर इस्लाम का खतरा कहा जा रहा है वो असल में धर्म नहीं है बल्कि आतंकवाद का वो माया जाल है जिसने शांति को सूली पर चढ़ा दिया है। आपको नेतन्याहू का सबसे पहले वो बयान सुनवाते हैं जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि आखिरकार उनकी तरफ से इस्लामिक कट्टरपंथियों को सवालों के कटघरे में किस तरीके से खड़ा किया जा रहा है। पहले बाइट सुनिए। We are not saying it's in Switzerland. Things are happening in Switzerland now. Extreme Islam, both Sunni and Shi'i, is a threat to the entire world. We can't say that this would solve itself. We continue to strike our enemies over and over again. But how can we compare this time with the past? नेतन्याहू का रुख सख्त जरूर है, लेकिन जब अस्तित्व पर बनाए तो दूध का जला भी छाछ फूंक करके पीता है। वो बस अपनी सुरक्षा के लिए लोहे को लोहे से काट रहे हैं और आज जब दुनिया की कई देश आतंकवाद के सामने घुटने टेके हुए नजर आते हैं तब इजराइल शेर की तरह सीना तान करके खड़ा हुआ है। भारत के साथ आयरन अलायंस की उनकी ये पुकार दिखाती है कि वे शांति प्रिय लोकतांत्रिक देशों को एकजुट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो तमाम देश साथ में आए जो इस इस्लामिक कट्टरपंथ से लड़ते हैं। आज जिस कट्टर इस्लाम का जिक्र नेतन्याहू कर रहे हैं उससे ठीक पहले दिसंबर 2025 में ट्रंप ने भी इसी तरीके का जिक्र किया था। नेतन्याहू ने recovery of the wounded, some are very horrifically wounded, as you probably know. All nations must stand together against the evil forces of radical Islamic terrorism, and we're doing that. Joining us tonight are इस्लामी आतंकवाद के खिलाफ, बुरी ताकतों के खिलाफ सभी को एकजुट होकर के खड़ा होना चाहिए, ये ट्रंप ने दिसंबर 2025 में बयान दिया था। नेतन्याहू ने सिर्फ इजराइल की सुरक्षा की बात नहीं की है बल्कि पूरी दुनिया को उस खतरे से आगाह किया है जो हमारी आधुनिकता और आजादी को निगलना चाहता है। और ऐसे ही कट्टरपंथी सोच को लेकर के भारतीय एक्ट्रेस मुमताज ने मुसलमानों से बेहतर हिंदुओं को बता दिया है। अब उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है जरा वो भी सुन लीजिए। तो आई बिलीव इन बोथ द रिलीजन। ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदू, मैंने शादी हिंदू से की, मेरी बहन ने शादी हिंदू से की एंड वी आर बोथ हैप्पी। हमारे मुसलमानों ने कितने लोगों ने 3-3 4-4 शादी की है फिर भी और छोड़ दिया वाइफ को। तो मुसलमान कैसे बेटर हुए हिंदुओं से? जो नेता अपनी कौम और दुनिया के भविष्य के लिए आग से खेलने का मादा रखता हो वही इतिहास बदलता है। नेतन्याहू का समर्थन केवल एक देश का समर्थन नहीं है बल्कि उस सोच का समर्थन है जो मानवता को सुरक्षित देखना चाहता है। आज इसी पर डिबेट के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है, उनसे रूबरू करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको प्रतिक्रिया सुनाती हूं। नेतन्याहू का ज्ञान खतरा बना इस्लाम। Extreme Islam, both Sunni and Shi'i, is a threat to the entire world. इस्लामिक वर्ल्ड का जिक्र, वर्ल्ड वॉर 3 की फिक्र। all nations must stand together against the evil forces of radical Islamic terrorism, and we're doing that. नेतन्याहू के निशाने पर इस्लाम, यहूदी वर्सेस मुसलमान। आतंकवादी वही निकलते हैं जो इस्लाम को मानते हैं, तो इस्लामिक आतंकवादियों से ही देश को बहुत बड़ा खतरा है। मुमताज का केंद्र बिंदु, मुसलमानों से बेहतर हिंदू। मैंने शादी हिंदू से की, मेरी बहन ने शादी हिंदू से की एंड वी आर बोथ हैप्पी। हमारे मुसलमानों ने कितने लोगों ने 3-3 4-4 शादी की है फिर भी और छोड़ दिया वाइफ को। तो मुसलमान कैसे बेटर हुए हिंदुओं से? इस्लाम के मानने वाले कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते, कभी किसी को परेशान नहीं करते। इस्लाम जिंदगी देने का नाम है, इस्लाम किसी की जिंदगी लेने का नाम नहीं है।
अब सवाल वही खड़ा होता है कि क्या आतंकवाद को किसी धर्म से जोड़ देना सही है? लेकिन नेतन्याहू अकेले नहीं है जिनकी तरफ से ऐसा बयान दिया गया है, बल्कि ऐसा बयान ट्रंप की तरफ से भी दिया गया था। दुनिया के कई देश के नेताओं की तरफ से जब इस तरीके के बयान आते हैं तो उसके बाद सवालिया निशान लग ही जाते हैं। अब आज का डिबेट का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू इस्लाम के खिलाफ यहूदियों और ईसाइयों को गोलबंद कर रहे हैं, क्योंकि अब ये आरोप लग रहे हैं कि ये युद्ध विश्व युद्ध के साथ साथ धर्म युद्ध की तरफ बढ़ते जा रहा है। इसी पर करेंगे चर्चा। कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर एच.एस. रावत, हिंदू धर्मगुरु हैं। महामंडलेश्वर प्रकाशानंद जी महाराज, हिंदू धर्मगुरु हैं। इमरान खोखर जी मेरे साथ थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे, मुस्लिम स्कॉलर है। फाजिल अहमद जी मुस्लिम स्कॉलर मेरे साथ जुड़ गए हैं। राहुल तालान जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक है। के शर्मा राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं आप ही से ये सवाल करना चाहूंगी फाजिल अहमद जी कि ये जो बयान दिया गया है नेतन्याहू की तरफ से, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए मीनाक्षी जी, अब दुनिया में कोई नहीं पूछ रहा है तो धर्म पे उतर गए। पूरा नेटो कंट्री कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, बशर्ते बहुत से लोग तो नेतन्याहू को खोज रहे कि गिरफ्तार कर ले उनको। अब कोई साथ नहीं दे रहा है दुनिया के अंदर, तो अब वो धर्म पे उतर गए कि धर्म को आगे ला रहे हैं। धर्म से क्या लेना देना है? ये लड़ाई ईरान वर्सेस इजराइल की है, फिलिस्तीन की है, यूक्रेन की है, कोई एक लड़ाई थोड़ी है। ये पूरी लड़ाई चल रही है नेक्सस वर्सेस नेक्सस की। एक तरफ अमेरिका और इजराइल का नेक्सस है, दूसरी तरफ चीन, रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया का नेक्सस है। ये दोनों लड़ाई, दोनों तो अलग अलग धर्म के लोग हैं। वो तो बुद्धिस्ट कंट्री है नॉर्थ कोरिया, और यूक्रेन कौन है, रूस कौन है। ये सब चीजें जब हारते हुए कहते हैं ना कि जब चूहे की मौत आती है तो कहते हैं शहर की तरफ भागता है। अब उनको कोई पूछ नहीं रहा। एक सवाल और इसी के अब साथ कोई पूछ नहीं रहा है तो अब धर्म पे उतर गए। फाजिल अहमद जी, इसी के साथ एक सवाल और कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस बोल रहे हैं आप? हमास के साथ उनका हमने युद्ध देखा, उसके बाद ईरान ने किस तरीके से प्रॉक्सी अपने भेजे हैं, हिजबुल्लाह भेजे या हूती भेजे, कहीं ये पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर तो नहीं कह गए नेतन्याहू ऐसा? नहीं, नेतन्याहू पर्सनल एक्सपीरियंस पे कुछ नहीं बोले। वो हार का खौफ उनको जो है ना, बुरी तरह जो हार है उस पर बोल रहे। ये लड़ाई शुरू यूक्रेन को लेके हुई। यूक्रेन के रिएक्शन में फिलिस्तीन वगैरह सारे लोग एक लामबंद हुए। एक लामबंदी की लड़ाई है, और 40 साल से फिलिस्तीन के लोगों पर जो जुल्म हो रहा है वो कौन कर रहा है? वो कौन कर रहा है? ये बात समझने की बात है ना जी। ठीक है राहुल तालान जी, ऐसा है पर्सनल एक्सपीरियंस है या फिर हार दिखाई पड़ रही है जैसा कि फाजिल अहमद जी कह रहे हैं, इसलिए इस तरीके की बयानबाजी हो रही है वहां से नेतन्याहू की तरफ से? देखिए मीनाक्षी जी, उनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है, बयान हो सकता है, लेकिन मैं तो बिल्कुल इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। पूरी दुनिया इस्लामिक टेररिज्म से पीड़ित रही है, लंबे समय तक पीड़ित रही है। बताइए, ट्विन टावर गिरे क्यों गिरे थे? मुंबई में हमला हुआ क्यों हुआ था? हिंदुओं को ख़त्म कर देंगे, हनूद और यहूद को ख़त्म कर देंगे, ये कौन बोलता है? तो ये सारा मुस्लिम उम्मा की बात कौन करता है कि सारी दुनिया को इस्लामिस्ट बना देंगे, इसकी बात कौन करता है? और जो भी यहूदी मारे गए, जब 26/11 हुआ था तो यहूदियों को चुन चुन के मारने वाले पाकिस्तानी आतंकवादी वो क्यों मारे गए थे? और मानवता का लगातार हनन कहाँ कहाँ हुआ है पूरे वर्ल्ड में, आप देखेंगी तो आपको समझ में आएगा। अच्छा ये बताइए कि जब इराक में लड़ाई हो रही थी तो वहाँ यजीदियों को क्यों मारा गया था? उनका मणिपुर भी भूल गए है ना? रुक जाइए, अभी रुक जाइए ना, अभी जरूरत क्या है? मैं आपके बीच में नहीं बोला था। वो यजीदियों को क्यों मारा गया था? महिलाओं कोई मंडी किसने लगाई थी? वो आईसिस ने जो महिलाओं की मंडी लगाई थी, जो इस्लाम को नहीं मानती थी, उनकी मंडी लगाना, फिर सीरिया में ये होना, तो ये है क्या? मतलब आप बताइए ना कि इस दुनिया में कोई एक इस्लामिक देश बताइए जहां दूसरे धर्म के लोगों को समान अधिकार प्राप्त हो मुसलमानों के बराबर, और जो इस्लामिक लॉ फॉलो करता हो। और दुनिया में आपको ऐसे ईसाई, हिंदू, बौद्धिस्ट और कितने सारे जो देश हैं वो मिल जाएंगे जहां मुसलमानों को बराबर के अधिकार हैं और मुसलमान हंसी खुशी रह रहे हैं। लेकिन एक आप देश नहीं बता सकती हैं जहां दूसरे धर्म के लोगों को अधिकार बराबर हो और वो हंसी खुशी रह रहे हों, या उनकी लड़कियों का अपहरण ना होता हो धर्म के नाम पे, ना उनको जबरदस्ती कन्वर्ट करवाया जाता हो। ये आज की लड़ाई नहीं है। अच्छा, भारत में जो सबसे पहले आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का, उसने क्या किया था? यही किया था ना कि कन्वर्जन, तलवार के दम पे ये लड़कियों को उठा ले जाना, मंडी लगा देना, राजा दाहिर की लड़कियों को ले जाना, खलीफा के लिए पेश कर देना। यही तो इस्लाम ने शुरू से किया है। अगर जो फाजिल जी को पता है या नहीं पता है ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये पता है कि राजा दाहिर ने अपनी बहनें से शादी कर लिया था, ये पता है। और जो वो मोहम्मद बिन कासिम उनकी 2 लड़कियों को उठा के लेके गया था खलीफा के लिए, वो क्या था वो भी बता दीजिए जरा। तो इस्लाम के मानने वालों ने सदा से
इस दुनिया को देखिए शांति की बात करते हैं कि भाई पीस ऑफ रिलीजन है, पीस ऑफ रिलीजन है, ये करते हैं, लेकिन कहीं आप पीस दिखाइए ना, कहां है? शिया सुन्नी के नाम पे लड़ रहे हैं, कुरान में ही लिखा हुआ है क्या करता था। बरेलवी अहमदियाओं को मार रहे हैं, बहावी किसी को मार रहे हैं, कोई किसी को मार रहा है, एक दूसरे को मार रहे हैं। जब और जहां जब ये सब इकट्ठे हो जाते हैं वहां जो दूसरे धर्म के लोगों के उनको मार रहे हैं। तो ये लड़ाई जो हुई थी, जो अगर जो आप जो नेतन्याहू की बात कर रही हैं, नेतन्याहू ने क्यों बोला? अच्छा, जब इजराइल बन गया, इस एरिया में इजराइल नाम का एक जब देश बन गया, तो सबसे पहले अगर जो किसी ने, जब ईरान था, जब वहां शाह पहलवी का वो था, शासन था, तो इजराइल ईरान की कोई दुश्मनी नहीं थी। लेकिन जैसे ही खुमैनी आए, वहां इस्लामिक क्रांति हुई, उन्होंने सबसे पहले बोला कि हम परमाणु बम बनाएंगे और इजराइल को तबाह कर देंगे, इजराइल को यहां रहने नहीं देंगे। कोई देश अगर जो प्रॉक्सी बना के किसी देश को तबाह करने की कोशिश करे, देखिए हमास, हिजबुल्लाह, हूती, ये किसके प्रॉक्सी? ये देशों के काम है क्या? कोई देश प्रॉक्सी बना के लड़ता है क्या? पाकिस्तान जो भारत से लड़ाई लड़ता है, उसको पता है कि उसकी हिम्मत नहीं है भारत के आमने सामने आ जाए, तो वो प्रॉक्सी के जरिए लड़ता है, टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन बना के लड़ता है, हिंदुओं को मारता है, कह के हिंदुओं को। अब मारा गया, जब पहलगाम में मारा गया, हिंदुओं को देख के नहीं मारा गया। कह रहे थे उनका 30 सेकंड का, सर मैं आपको टाइम देती हूँ, फिर दूसरे गेस्ट के पास जाती हूँ। फाजिल जी, ये मीर कासिम से शुरू कर दिए। अभी हम बता दें, मीर कासिम मोहम्मद बिन कासिम, शायद आप हिस्ट्री पढ़ के नहीं आए, मैंने मोहम्मद बिन कासिम कहा, मीर कासिम नहीं। मीर कासिम सुन लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा जाके दोबारा, मोहम्मद बिन कासिम आप दोबारा पढ़ लीजिएगा, हम तो पढ़ के आए। तो जब आए तो सारे पंडित मिल करके ना एक मंदिर में छिप गए और दरवाजा बंद कर लिए। ये पुराण की बात बता रहे हैं, पुराणों में लिखा है ये चीज। और उसके बाद 8 दिन तक जब हमला नहीं हुआ तो आए, बाहर निकले और कहे कि धन्यवाद महाराज जी, हमने अपना ज्योतिष देख लिया है, आप विजयी हो जाएंगे। तो बोला कैसे विजयी हो जाएंगे? तो कहा एक जो है बुद्ध टेम्पल है, उसको तोड़ दो तो तुम विजयी हो जाओगे, तुम्हारे रास्ते में एक वही व्यवधान है। कौन सी पुराण में लिखा हुआ है? लोगों ने बुद्ध, कौन सी पुराण में लिखा हुआ है? मीर कासिम कौन सी पुराण में लिखा हुआ है बताइए ना। पुराण, भविष्य पुराण पढ़ लीजिएगा, पुराण में लिखा हुआ है, भविष्य पुराण पढ़ लीजिएगा। यूनिवर्सिटी का ज्ञान मत दीजिए फाजिल जी, ये कोई सही तरीका थोड़ी है। निकाल कर भी, अरे कौन सी पुराण में? अरे बताइए ना, भविष्य पुराण में। अरे भविष्य पुराण में? कौन सी भविष्य पुराण में? अरे कैसी बात कर रहे हैं, कहां से लेके आते हैं? अब बेचैनी देख लीजिए। मुझे दिक्कत ये है कि आप पढ़ के नहीं आए, मोहम्मद बिन कासिम को मीर कासिम बोल रहे हैं आप। अरे पढ़ के आइए, और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो इस्लामिस्ट ज्ञान फैलाते हैं ना, उसको मत बताइए। दलितों का वध कर देते हैं। भगवान राम ने तो वाल्मीकि वध कर दिया ऋषि का, और ये लोग दलितों की हत्या कर देते हैं, अछूत बना के रखते हैं। इतनी मूल निवासी को ये लोग अछूत बना के रखते हैं, मारते हैं उनको, उनकी गला काट देते हैं। 8 साल की लड़कियों से रेप रेप को जायज बताने वाले लोग ज्ञान ना दें। 8 साल की लड़कियों से रेप करने वाले और उसको जायज बताने वाले लोग ज्ञान ना दें। अपना ज्ञान अपने पास रखिए। पता है आप कितने बुद्धिमान हैं जब से इस्लाम अपना है? बताइए ना कितने आविष्कार किए इस दुनिया में, क्या किया है आप लोगों ने? बीच में नहीं बोल रहे थे, इसके अलावा किया क्या है? आप ही बोल लीजिए फिर। अरे बताइए ना, हम बीच में नहीं बोल रहे थे ना। इस्लाम आया दुनिया में, तबाही के अलावा किया क्या है? उससे पहले बताइए कि इतने सारे आविष्कार कर दिए, मानवता को ये दिया, मानवता के लिए कोई योगदान है लोगों को मारने और खून बहाने के अलावा आपका? कभी चांद पर जाने का कौन योगदान है? कोई योगदान है? 2 टुकड़े दलितों को मारना, दलितों को प्रताड़ित करना, बिना किसी कारण उनको न शिक्षा का अधिकार, न पढ़ने का अधिकार, न प्रॉपर्टी रखने का अधिकार, ये सब कौन रोक रहा था? अरे यही तो इस्लाम रोक रहा है। इस्लाम रोक रहा है, तभी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है इस देश में। इस्लाम रोक रहा है, इस्लाम महिलाओं को यह अधिकार हासिल नहीं है। हिंदू कोड बिल ने हिंदू महिलाओं को यह अधिकार दिए। महिलाओं को तो जिंदा जला, अपने ही घर की औरतों को जिंदा जला देते थे आप लोग। अरे आपने तो मंडी लगा दी महिलाओं की। अरे कहाँ इज्जत है? अपने परिवार की औरत को जिंदा जला देते थे। ये तो फाजिल अहमद जी इतना महिला हितैषी हो रहे हैं कि बस सारे आपको उदाहरण ही महिलाओं के मिल रहे हैं। हाँ, और किसी का कुछ याद नहीं आ रहा? हमने तो कहा ही नहीं। सुनिए, आप छाती ठोक करके यही कहते हैं ना कि सती प्रथा रुकवाने वाले कहां पर जाकर के पढ़ते थे? कहां पर जाकर के पढ़ते थे फाजिल अहमद जी? लीजिएगा। हाँ, इन्होंने बात किया कि फिर आपको याद आ जाएगा सती प्रथा किसने रुकवाई। नहीं रुकिए, मेरा पूरा होने के बाद आप बोल लीजिएगा। अरब के अंदर दुकानों में ताला नहीं लगता, मेरे यहाँ से घर से साइकिल चोरी हो जा रही है।
भारत के अंदर जा सकते हैं ना, किसने मना किया है आपको ईरान जाने के लिए? हिंदू को प्रधानमंत्री हम लोग बना रहे हैं देश के ना, आपका मुंह तो लगाते नहीं यार, ये बताइए आप। हाँ, जाइए ना। आप वहां पर सच्चे मुसलमान भी नहीं माने जाते, और ये हर बार अच्छा नहीं लगता है कि आप अपने देश के सापेक्ष में दूसरे देश के उदाहरण दें। अगर आपको इतना ही मोहब्बत है मिडिल ईस्ट के देशों से तो जाइए। अब जरा आप ये देखिएगा कि आप शिया में जाएंगे या सुन्नी में जाएंगे, ये जरा आप देख लीजिएगा। कहीं अगर आप उइगर में चले गए तो चाइना के हाल तो डॉक्टर एच एस रावत और ज्यादा खराब हो जाएंगे। वहां पर जाकर के तो सांस लेना दूभर हो जाएगा। यहाँ कम से कम बैठ करके हर धर्म के लोगों को, हर धर्म के गुरुओं को आप गाली तो दे पाते हैं। वहां जाकर के करके देखिएगा आयतुल्लाह अली खामनेई को गाली देने का नतीजा वहां पर क्या होता था। डॉक्टर एच एस रावत, देखिए मीनाक्षी जी, नेतन्याहू जी ने जो बोला है ना वो बिल्कुल परफेक्ट बोला है। आज पूरा जो विश्व है ना वो बारूद के ढेर पे उसके रखने की जिम्मेवारी पूरी इस्लामिक कंट्रीज की है और इस्लामिक जिहादियों की है। यानी इनकी जो किताब है ना उस किताब में ही जिहाद लिखा हुआ है। इनकी सोच है कि तलवार के दम पर इस्लाम उनको कन्वर्ट करो, अगर तलवार के दम पे नहीं तो जजिया टैक्स करो, नहीं तो कत्लेआम करो। कहीं प्यार से रह नहीं सकते और प्यार से नहीं रह सकते, इसलिए अमेरिका भी खफा है, यूरोप भी खफा है, नाटो भी खफा है, कनाडा भी खफा है और ये आपस में भी खफा है। यानी एक दूसरे को भी नहीं देख सकते, इसलिए विनाश तो निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये आपस में ही एक दूसरे के हत्यारे बने हुए हैं। तो उन्होंने बेंजामिन साहब ने जो बोला वो बिल्कुल ठीक कहा है कि इस्लाम आज पूरे वर्ल्ड की शांति में सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। जहां देखो बम फट रहे हैं, जितने भी जिहादी बम फटते हैं, आतंकवादी घटनाएं घटित होती हैं, सारे वहां पर कोई ना कोई मोहम्मद मिलेगा, कोई कासिम मिलेगा, कोई फलाना मिलेगा, सारे कोई इरफान मिलेगा, ये सारे के सारे मिलते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है पूरे विश्व के अंदर जो आतंकवाद फैलाता हो। फ्रांस इनसे दुखी है, उसने बड़ी कंट्रोल कर रखा है। चाइना ने इनको कंट्रोल कर रखा है, उनको बोल रखा है कोई भी टोपी नहीं लगाओगे, सड़क पे कहीं आप नमाज अदा नहीं करोगे, कोई मस्जिद नहीं बनाओगे, स्ट्रक्चर भी होगा तो चाइना जैसा स्ट्रक्चर होगा। वहां ये सीधे हैं, वहां भी अगर जिस दिन ज्यादा इनकी पैदावार हो गई तो उस दिन वहां पर भी उनको तंग करना शुरू करेंगे। जिनको बचपन से सिखाया ही जाता है। डॉक्टर एच एस रावत जी, ये युद्ध तो किसी और बात को लेकर के शुरू हुआ था ना कि परमाणु हथियार बनाए जा रहे हैं, फिर इसको धर्म से जोड़ करके, क्योंकि ये आरोप अमेरिका पर भी लग रहे हैं, ट्रंप पर भी आरोप लग रहे हैं कि वो बाइबल के नाम पर जो सैनिक हैं उनका माइंड वॉश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ये तो नहीं कि धर्म युद्ध से जोड़ करके लड़ने की कोशिश किया जा रहा है और फिर इसके साथ साथ तो अमेरिका के साथ जो कंट्री खड़ी हुई है वो भी सीधे सीधे फिर जाकर के ईरान के साथ खड़ी हो जाएंगे और अमेरिका के खिलाफ। देखिए मीनाक्षी जी, आपको एक चीज बता देता हूँ, अभी युद्ध तो अभी शुरू हुआ है ना, ये युद्ध से पहले भी अगर देखा जाए तो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप और उससे पहले सबके बार बार स्टेटमेंट आप सुनिए, सबने कहा कि इस्लाम सबसे बड़ा खतरा है। और जब 9/11 का हमला हुआ था उस समय से इनकी हिट लिस्ट में और उससे पहले भी इनकी हिट लिस्ट में थे। ऐसा नहीं कि आज ये युद्ध हो गया तो आज वो धर्म का सहारा ले रहे हैं, तब नहीं तो ये इतना कितना बुरा हाल किया इन लोगों का। क्यों 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 करते वो, क्यों हमला करते अफगानिस्तान के ऊपर, क्यों हमला करते इराक के ऊपर? क्योंकि इन सबको ये पता था कि इस्लामिक जिहाद जो है अपने धर्म के लिए कट्टरता लिए हुए है। ये अमेरिका को आज से नहीं पता, ये ऑस्ट्रेलिया को आज से नहीं पता, और आज तो लंदन की स्थिति हो गई है कि वहां का जो मेयर है और अमेरिका का जो मेयर है वो भी इस्लामिक हो गए और वहां जिहाद फैलाना शुरू कर दिए, वहां सड़कों पर नमाज अदा करनी शुरू कर दिए। तो ये कहीं ना कहीं इनकी जो किताब में लिखा है उस किताब के आधार पर चलते हैं और वो उसी का अंजाम है कि कहीं ना कहीं इनका दुष्परिणाम इनको झेलना पड़ेगा और ये धर्म की लड़ाई तो खुद पैदा करते हैं, क्योंकि इस्लाम खतरे में है। ये इनका नारा। इमरान खोकर जी मेरे साथ जुड़ गए। इमरान जी, जिस तरीके से पूरी दुनिया से तस्वीरें आती है वो वाकई हैरान करने वाली होती हैं कि आखिरकार जो व्यवहार हो रहा है वो किस आधार पर किया जा रहा है। कई जगह पर हम तस्वीरें देखते हैं कि महिलाएं अगर बुर्का पहन करके घूम रही हैं तो उन्हें उन कंट्री से हटाया जा रहा है। हम लंदन में देखते हैं कि किस तरीके से ग्रूमिंग गैंग है जो एक्टिव नजर आती है। हम फ्रांस में देखते हैं कि किस तरीके से वहां पर दंगे भड़क जाते हैं। सारे आरोप एक ही समुदाय पर लगा दिए जाते हैं और अब ये कोई पहला बयान नहीं है जो नेतन्याहू की तरफ से दिया गया है। ऐसा ही बयान दिसंबर 2025 में ट्रंप की तरफ से भी दिया गया था। क्या मायने इसके? इमरान जी अनम्यूट करिएगा। मेरा जी बोलिए। इमरान जी, आपकी आवाज में थोड़ा सा इशू आ रहा है, उसे मैं ठीक करवाती हूँ। के जी, आप जवाब दीजिएगा सेम सवाल। के शर्मा जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आवाज मिल रही है। जी जी, आप ही जवाब दीजिएगा इस बात का।
ऐसी जो तस्वीरें आती हैं वो भयावह भी होती हैं, और ऐसी तस्वीरें फिर क्यों आती हैं? एक बार फिर से सवाल पूछेंगे? मेरा सवाल यही था कि लंदन में हम देखते हैं ग्रूमिंग गैंग, दूसरी तरफ हम फ्रांस में देखते हैं कि वहां से तस्वीरें आती हैं कि कुछ लोगों ने मिल करके पूरी जगह को आग के हवाले कर दिया, उसमें भी एक ही समुदाय का नाम आता है। अब ये नेतन्याहू का बयान, उसके पहले ट्रंप का बयान, तो ऐसी तस्वीरें तो चिंताजनक भी तो हैं। देखिए, ऐसी तस्वीर चिंताजनक है, लेकिन नेतन्याहू की जो बातों को हम ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए कि नेतन्याहू जो है वो खुद यहूदी है, न कि मुसलमान है। और वो अभी जिस तरह से मुस्लिम कंट्री से उनकी लड़ाई चल रही है, तो ऑब्वियसली उनके मुंह से तो किसी मुस्लिम की तारीफ तो नहीं सुनेंगे आप। अब रही दूसरी बात मुमताज की, मुमताज क्या 2 पैर खुद कब्र में है, अभी दोनों पैर कब्र में है, और कब वो लटक जाए उसका पता नहीं है। और जो हिंदुओं से शादी की हो या जो हिंदुओं के पिक्चर में काम किया हो, पूरा आपको पता है कि जिसकी कमाई उन्होंने खाया है, और तो नमक हलाल तो नहीं करेंगे ना। मुमताज इज नॉट ए मुस्लिम, मुमताज कोई मुस्लिम है, लेकिन मुस्लिम का आपसे किसने कहा कि वो मुस्लिम नुमाइंदा नहीं है, नुमाइंदा नहीं है। इतना खराब बयान है कि 2 पैर कब्र में लटक रहे, तो उनकी बातों का महत्व कम हो जाता है। मैं बोल रहा हूँ आदमी मरने वाला हो तब भी उसकी बात, अगर जो कोई बात कह रहा है तो उसका महत्व कम हो जाता। आप तो वकील है ना के शर्मा जी, जो झेला होगा वही है ना। तो अच्छा, आप वकील है ना, ये बताइए ना, आपको समझना चाहिए कि वो बात की इंपॉर्टेंस है, ये नहीं है कि वो कितनी एज रही या क्या है, उनकी एज क्या है, एज से किसी का लेना देना नहीं है। फाजिल जी को कि भाई बीच में नहीं बोलना है, लेना देना है। अगर जो उन्होंने समझा, अरे सलाम जी, स्टूडियो का फायदा मत उठाइए, शरण देना। अच्छा ये बताइए, पूरी दुनिया में भारत एकमात्र देश है। आप एंकर हो गए क्या? आपने अपनी जॉब बदल लिया क्या? वहाबी भी हैं और खोजा भी हैं, सब कुछ, और यहाँ शांति से रह भी रहे हैं। लेकिन कोई आप दुनिया का एक इस्लामिक देश बता सकते हैं जहाँ शिया सुन्नियों को रहने दे रहे हो, अहमदियाओं को मुसलमान मान रहे हो, खोजाओं को मुसलमान मान रहे हो, वहाबी और सुन्नी और बरेलवियों को मुसलमान मान रहे हो, आपस में लड़ लड़ के राहुल तलान जी दलित से शादी करोगे, और वो भी हिंदुओं की वजह से। राहुल तलान जी दलित से शादी करोगे, आप दलित से शादी करोगे, दलित के घर में खाना खाओगे, और खाना यदि अपनी थाली लेके मत जाना। घर में खाना खाया हूँ, कितनी बार खाया हूँ, आप ले चलिए, आपको खिलाना है कहीं ले चलिए। शादी मेरी हो चुकी है तो दूसरी शादी करूंगा नहीं, मैं मुसलमान हूं नहीं, तो मुझे 4 शादी की इजाजत नहीं है। हिंदू कोड में 1954 मुझे 1 शादी की इजाजत देता है। पासवान ने नहीं किया 2 शादी, क्या आपको मंगनीलाल मंडल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने 2 शादी नहीं किया? अरे मैं भगवान राम का फॉलोअर हूँ, 1 शादी करता हूँ, 1 शादी की कर रहा हूं मैं, और उसी पे मुझे भरोसा है ना। आपको 2 की जरूरत है 2 कर लीजिए, 4 की जरूरत है 4 कर लीजिए, इस्लाम अपनाना है इस्लाम अपना लीजिए, मुझे क्या दिक्कत है आपसे। लेकिन नहीं राहुल जी थोड़ा सा स्टूडियो का हमें बोलने दीजिए ना, मुझे भी बोलने दीजिए। आप स्टूडियो का फायदा ज्यादा उठा रहे हैं। तो आप चलिए, मैं चलूंगा, लेके चलिए, दोनों खाएंगे। अच्छा, एक एक करके प्लीज, हाँ बोलिए। फाजिल जी, मेरा टाइम मिला था, मैडम ने बड़ी देर बाद मुझे टाइम दिया है, प्लीज आप लोग से हाथ जोड़ के बोलो, पैर पकड़ लूं क्या आपका? पैर तो नहीं पकड़ना है तो बोल दीजिए। हाँ, मेरा ये कहना है कि राहुल जी, आपकी सोच मेरी सोच नहीं हो सकती है, मेरी सोच आपकी सोच नहीं हो सकती है। मुमताज की जो स्टेटमेंट है, मुमताज जाने, मुमताज ने क्या दिया है क्या नहीं दिया है वो मुमताज जाने। मुमताज की गलती है कि उसने पूरे मुस्लिम कौम के अपने स्टेटमेंट को समझ लिया कि मैं बोल रही हूँ मतलब पूरा मुस्लिम बोल रहा है। 10% यदि कोई मुसलमान गलत है तो 100% मुसलमान का वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं कहलाता है। तो वही एक मुमताज के बोलने से पूरा मुसलमान का स्टेटमेंट नहीं हो सकता, वो उनकी पर्सनल परसेप्शन हो सकती है, क्योंकि वो हिंदू से शादी किए हैं और उनके घर में बहुत लोग चाचा शादी किए, तो वो ठीक है, उनका परसेप्शन अलग है। राहुल जी, सबसे बड़ी बात है कि आप यहाँ पे आप हिंदू की समस्या को कभी देखे हैं? राहुल जी, कभी आप है ना यहाँ पे ना, आप जो घोड़े की बात पहले भी बताया था, दलितों के साथ, ओबीसी के साथ, कास्टिज्म सिस्टम में हम बटे हुए हैं, हम क्षेत्रवाद में बटे हुए हैं कि हमारे हिंदू में कम समस्या है। आपको इतना ही हिंदू धर्म इतना अच्छा होता। आप मुझे एक बात बताइए, मुमताज जी से ये कोई पूछने के लिए गया था? के जी, वो तो एक इंटरव्यू में बैठी हुई थी ना, किसी ने उनसे हिंदू मुसलमान सवाल पूछा नहीं, उन्होंने खुद जवाब दिया। और एक एक्ट्रेस होकर के जब किसी को इतना वक्त लग गया सालों का, जिनको आप कह रहे हैं कि 2 पैर कब्र में है, जब एक एक्ट्रेस होकर के उन्हें इतना लंबा वक्त लग गया, तो फिर आम महिलाएं क्या बोल लेती होंगी इस बारे में कि 3 शादी 4 शादी करते हैं वो छोड़ देते हैं? आम महिलाएं बोल सकती हैं क्या के शर्मा जी?
हम बताते हैं मीनाक्षी जी, मोदी के राज में रहना है तो मोदी मोदी करके रहना है। हाँ। ये बात कुछ मुसलमानों को समझ तो में आ ये गया बहुत कि सारी महिलाएं कर रही हैं, जिन्हें 3 तलाक से छुटकारा मिला वो कर भी रही हैं। इसमें गलत क्या है? अगर किसी ने किसी के दर्द को समझा, किसी सरकार ने समझा, तो इसमें गलत क्या है? एक फाइल तो उठा करके 3 तलाक की फेंक दी गई थी ना उसी संसद में। कुछ तो एक महिला के दर्द को, एक समाज की महिलाओं के दर्द को अगर किसी व्यक्ति ने समझा और वो महिलाएं जाप कर रही हैं, तो इसमें गलत क्या है फिर? जाप नहीं कर रही है, वो फायदे वो कर रही है, वो कर रही है। 3 तलाक के वक्त की क्या आपने रिपोर्टिंग नहीं देखी सर? वो महिलाएं मिठाइयां खिला रही थी, मालाएं पहना रही थी, योगी जी और मोदी जी का पुतला लगा करके पूजा कर रही थी, जो नहीं करती हैं। क्या बातें कर रहे हैं आप? इमरान खोखर जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है मीनाक्षी जी? आप ठीक है? आप इमरान खोखर जी, ये पूरा युद्ध क्या विश्व युद्ध की जगह धर्म युद्ध वाला हो गया है? लेकिन इसमें एक सवाल मेरा आपसे ये भी रहेगा कि अभी तक जो हम शिया वर्सेस सुन्नी को लेकर के बात कर रहे थे, अब नेतन्याहू ने अगर इस तरीके का बयान दिया है तो ईरान के साथ क्या बाकी मिडिल ईस्ट की कंट्री लामबंद हो जाएंगी? क्योंकि निशाना तो सब पे साधा गया है, सिर्फ एक कंट्री पर निशाना नहीं साधा गया है। देखिए मीनाक्षी जी, जब नेतन्याहू शांति और मानवता की बात करता है तब ऐसा लगता है कि जेफरी एप्स्टीन जो है वो महिलाओं के सम्मान में प्रवचन दे रहा हो। नेतन्याहू का आप रिकॉर्ड देख के चलिए, या जो देश 1948 के पहले दुनिया के नक्शे में कहीं नहीं था, आप दुनिया का नक्शा 48 के पहले का अगर उठा के देखेंगे तो यू विल नेवर फाइंड इजराइल एज ए कंट्री। हिटलर ने जब इनको मार के यूरोप से भगाया तो पूरी दुनिया से कुछ लोग जाकर इकट्ठा हुए फिलिस्तीन के अंदर, उनको शरण मिली, शरण मिलने के बाद धोखा मिला। खैर, हम आगे चलते हैं। बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये मसला रिलीजियस वॉर नहीं है, ये एक देश की सॉवरेनिटी पे और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे अगर एक आतंकी हमला हुआ, जिसमें दुनिया के 2 सबसे बड़े आतंकी देश अमेरिका और इजराइल ने हमला किया। वो अमेरिका को आतंकी इसलिए कह रहा हूं कि जिस व्यक्ति ने 1945-46 के अंदर 2 बमों से तकरीबन 20 लाख लोगों को मार दिया हो, मानवता के खिलाफ आज तक का सबसे बड़ा हमला अगर किसी ने किया है तो हिरोशिमा नागासाकी पे अमेरिका ने किया, लेकिन फिर भी अमेरिका मानवता का पैरोकार है। अब मैं आपको और थोड़ा सा आगे लिए चलता हूं। आप जो इजराइल की बात करने चल रहे हैं, तो इजराइल को आप सोच के चलिए कि जिस परमाणु हथियार के शंका के ऊपर आपने हमला किया, उसकी जो एनपीटी है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी, यानी आप अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाएंगे, उसको इजराइल ने साइन करने से क्यों मना किया? लेकिन ईरान ने साइन किया है कि हम परमाणु, हमारी अप्रसार संधि के अंदर हम इन्वॉल्व होते हैं, हम परमाणु कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ाएंगे। उसके बाद वॉर क्राइम्स के बारे में बात कर लीजिए। नेतन्याहू जो खुद वारंटी है आईसीजे का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ वॉर क्राइम करने के लिए, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के लिए नेतन्याहू के खिलाफ वारंट निकाल रखा इंटरनेशनल कोर्ट ने, और वो नेतन्याहू आकर इस्लाम पे बात करेगा। और थोड़ा सा मैं आगे लिए चलता हूं। ईरान ने अपने पूरे इतिहास के अंदर, जब से ये मॉडर्न हिस्ट्री आई है, तब से किसी भी देश पे आगे लेके हमला नहीं किया है। जब भी हमले उसके ऊपर हुए हैं, ईरान ने जवाब दिया है। लेकिन इजराइल ने यमन, लेबनान, सीरिया, ईरान, यमन सभी दूर अटैक किए हैं। अब उसके आगे थोड़ा और लिए चलता हूं आपको मैं। गाजा के अंदर पिछले 2.5 साल आप गलत बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो। 6 कंट्रियों ने मिलकर के इजराइल के ऊपर हमला किया था, 6 कंट्रियों ने मिलकर हमला किया था, जिसमें कि उनको हार मिली थी। आप गलत बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो, आप गलत मत बोलिए। आपको अगर आप ऐसे ही बोलते रहोगे तो कौन सुनेगा आपकी बात को? हमला किया था कि ये हमारे यहाँ नहीं रह सकता, और उसको खत्म, उस इतिहास पढ़िए पहले, इतिहास पढ़िए पहले। बेकार की झूठ मत बोलिए। डिबेट में बैठने के एटिकेट सीखिए। कोई व्यक्ति ओपनिंग रिमार्क कर रहा हो तो उसको इंटरप्ट नहीं करते, इंटरवीन नहीं करते। एटिकेट तो आते नहीं, और आ जाते हैं मुंह उठाकर डिबेट में बैठने के लिए। बात सुनने के लिए बैठे हैं क्या? आपकी गप सुनने के लिए बैठे हैं क्या? आपकी गप सुनने के लिए बैठे हैं? झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। आपको अधिकार है, पता तो कुछ है नहीं, आप तो अपनी कहानी चलाते रहिए। इंटरनेशनल मिस्र के साथ इकट्ठे होकर के गल्फ कंट्रियों ने इसके ऊपर हमला किया था, और उसके बाद सबको धूल चटाई थी इजराइल ने। धूल चटाई थी, सब ठीक है, सब अच्छा है। अभी पता चल रहा है, अभी पता चल रहा है इजराइल को। आप लोगों ने जिसको नया माई बाप बना लिया ना नेतन्याहू को, अभी वो भागता फिर रहा है जर्मनी के लिए अपना देश छोड़ के। झूठ बोलोगे हो, इतिहास उठा के खोल के देखो, आप गूगल करके देखो, हिस्ट्री की बुक उठा करके देखो। जब भी किया इजराइल ने हमला किया, इजराइल ने अपनी सुरक्षा के लिए हमला किया है। ये दिक्कत क्या है? इजराइल के साथ भारत बातचीत कर रहा है या फिर ईरान के साथ नहीं कर रहा है? क्योंकि हम बातचीत तो ईरान के साथ भी कर रहे हैं।
मसूद पेजेशकिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई है ना? देखिए मीनाक्षी जी, एक एटिकेट्स होते हैं डिबेट में, कोई व्यक्ति अगर अपना ओपनिंग रिमार्क करे तो उसको इंटरव्यू जनरली नहीं करना चाहिए। मैं नहीं करता हूं। झूठी लग रही हो इसलिए उन्होंने ना झूठी लगी हो तो आपको झूठ बोलने के लिए किसने बोला है? आप गप्पे मारे जा रहे हो यहाँ पर टीवी पे बैठ करके, नेशनल टीवी पे। बाकी जरा रुक जाइए, जरा रुक जाइए। कुछ और गेस्ट भी मेरे साथ जुड़े हैं, प्रकाश आनंद जी को मैं इंक्लूड कर रही हूँ। ये बार बार धर्म बनाम धर्म की जो सियासत चलती थी वो यहाँ तक कई देशों तक तो सीमित थी, ठीक था, लेकिन ये युद्ध में धर्म बनाम धर्म, एक समुदाय विशेष को आतंकवाद से जोड़ देना, प्रकाशानंद जी क्या ये सही है? एक तरह से तो सही है। जितने आतंकवादी होते हैं वो सब मुसलमान होते हैं। नेतन्याहू ने जो कहा है ऐसा कैसे गलत नहीं कहा कि ये शिया और सुन्नी, ये जब कोई नहीं मिलता तो बोल सकते हैं, इनके पास लड़ने लगते हैं। जितने आतंकवादी आज तक हुए वो सब मुसलमान हुए। वही बात को उन्होंने कोट किया कि ये लोग जो है तो अगर कोई और नहीं मिले, इनको हिंदू नहीं मिले, ईसाई नहीं मिले, कोई नहीं मिले तो ये शिया तो होने लगते हैं। जैसे और जो मुस्लिम ये प्रकाशानंद जी की तरह नजर आते थे मुझे। दो दूसरे को मार काट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जो कहीं करना था। दूसरा जो मुमताज हुए वो सब प्रकाशानंद जी जैसे लगते हैं। नहीं, वो ऐसे ही भगवा बहन के आसाराम ने बलात्कार किया था, ऐसे ही माथे पर तिलक हो, चाहे वो औरत हो। यहाँ औरत को तो ये लोग आप अपने जुत्ती समझते हैं कि मैं जैसे चाहूंगा वैसे रहेंगे, हम जितनी चाहे विवाह कर सकते हैं। लेकिन समझाएंगे यहाँ बैठ के, नोटंकी कर लो खाली बैठ कर। हलाला ये सब इसी का कारण था जो मोदी जी ने खत्म किया। तो मुमताज ने भी ठीक कहा है, यहाँ सुरक्षा नहीं है। मेरे दो मेहमान आप पर फिर इसीलिए व्यक्तिगत आरोप भी लगा रहे हैं। जो आपने कहा कि जितने मुसलमान होते हैं सब आतंकवादी होते हैं, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? मुझे ये समझ में नहीं आता। आप लोग क्या ये धारणा नहीं बन गई है कि हर मुसलमान आतंकवादी है? ये जो दो लोग बैठे हुए हैं, क्या आपको ये आतंकवादी नजर आते हैं? आप इन्हीं के साथ फिर बैठ करके जब बातें करते हैं तब ये क्या आपको आतंकवादी नजर आते हैं? नहीं, मैं वो नहीं कहा। मैं कहा कि जितने आतंकवादी होते हैं वो मुसलमान ही क्यों होते हैं। अच्छा, मैंने सब मुसलमानों को नहीं कहा। ठीक, मैंने कहा जो आतंकवादी होते हैं वो सब मुसलमान होते हैं। अभी तो दिल्ली बम ब्लास्ट में कैलासा जी 16 हिंदू पकड़े गए, 16 तो हिंदू पकड़े गए और बाबा लोग अभी बलात्कार। आतंकवादी घटना विश्व में एक ऐसी घटना नहीं बता सकते आप। विश्व में एक ऐसी घटना नहीं बता सकते। विश्व की बात कर रहा हूँ मैं भारत की बात कर रहा हूँ। पूरे विश्व में एक नाम आप डेटा लेके आते हैं, ये व्हाट्सएप कोई भी नाम नहीं बता सकते। जितनी आतंकवादी घटना हुई बताइए ना। वो जो अल-शफा यूनिवर्सिटी थी वो टेररिस्ट कोई नाम बता दीजिए, और उसके वो डॉक्टर सारे के सारे मुसलमान थे। आप बोल रहे हैं कि हिंदू पकड़े गए। मीनाक्षी जी, राजस्थान के अंदर बम बनाने की सामग्री पकड़ी गई। सब उल्टा डेटा और कुछ बोलने के लिए कुछ मत बोलिए। अगर जो आपके पास तथ्य तो बोलिए, ऐसे क्या बोल देना कुछ भी। मैं आपको बताता हूँ, आपको मैं जवाब देता हूँ। जवाब सुनने का साथ सुनिएगा। जितने भी टेररिस्ट हुए, जवाब देने का साथ रखिएगा, जवाब देने का मुझसे। प्रकाशानंद जी को जवाब दे दो, आप इजाजत दें। उसको डेटा को सुनने में आपको दिक्कत क्यों हो जाती है? हिंदुओं पे क्यों आ जाते हैं? हिंदुओं ने तो यहाँ सबको अच्छे से रखा हुआ है। यहाँ हिंदू रखे हैं, अच्छे से रखे हैं। जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है वहाँ जनसंख्या घट गई। पाकिस्तान की एथनिक क्लिंजिंग कर दी इन्होंने कश्मीर में। वहाँ कश्मीर पंडित कम हो गए थे, इन्होंने एथनिक क्लिंजिंग करवा दी वहाँ, और ये सब यहाँ चुप्पी मार के बैठे रहे। वहाँ हिंदुओं की बेटियों के साथ जबरदस्ती रेप हुआ। ये तो संविधान के देश में भी ये हाल है। संविधान नहीं होता तब क्या होता? आपके घर में जो आपकी औरतें हैं वह भी सुरक्षित नहीं है। यही बात जी, आप ये झूठे मूठे आंकड़े कहाँ से ले आते हैं? कहाँ से मिल जाते हैं आपको? कौन से 16 हिंदू? किन के नाम सामने आते हैं? आपको इतना देश में पता ही नहीं है। अरे हमको नहीं पता है भैया, हम तो अभी बस कॉलेज से निकले हैं और यहाँ आकर के खड़े हो गए हैं। अब आप मुझे नाम बता दीजिए। हमको कुछ नहीं पता। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, SC/ST एक्ट, UGC। अरे कहाँ चले गए? रुकिए, आपकी ट्रेन में वापस स्टेशन पर लेकर के आऊं जरा। मुझे ये बताइएगा वो 16 हिंदू कौन से थे नाम? मीनाक्षी जी, SC/ST एक्ट, अस्पृश्यता निवारण। बात अभी आपने मुझसे क्या कहा? मुझे कुछ नहीं पता दुनिया में चल रही चीजों के बारे में, तो फिर मेरा ज्ञान थोड़ा सा बढ़ाइए ना। मुझे 16 नाम चाहिए। अब मुझे वो 16 नाम आपसे चाहिए। फाजिल अहमद जी से मुझे वो 16 नाम चाहिए। SC/ST, UGC, छुआछूत सब गया आप साइड में। अब मुझे वो 16 नाम चाहिए आपसे। आप जब ये झूठे बातें करते हैं तो थोड़ा सा सोचते हैं कि अगर आपको एंकर ने पकड़ लिया और उसी मुद्दे पर घसीट दिया तो आप कहीं के नहीं रह जाएंगे फिर।
अरे हमको क्या घसीट पाएंगे? अरे आप 16 नाम दीजिए ना, फिर आप 16 नाम दीजिए, आप 16 नाम दीजिए फाजिल अहमद जी, उसको तो आप 16 नाम दीजिए फाजिल अहमद जी। अगर आपकी माँ ने किसी घर का बर्तन धोया होता और तब एंकर बनी होती, तब आपको समझ में आता अरे हमारी माँ ने क्या किया क्या नहीं किया, कहाँ बर्तन धोए, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। हमारे घर की रोटी हम ही चलाते हैं, फाजिल अहमद जी नहीं चलाते। और फाजिल अहमद जी लास्ट डिबेट की तरह क्या चाहते हैं, फिर से नतमस्तक हो जाऊं आपके सामने कि सर वापस से टॉपिक पर आ जाइए, यहाँ वहां मत भटकिए। मुझे 16 नाम दीजिएगा वो किसी का घर बर्तन धोती। फाजिल अहमद जी, फिर तो आपके हिसाब से जिसने जो कुछ नहीं किया है उसको उस चीज की वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, मुझे अपना परिचय देने के लिए यहाँ पर खड़ा नहीं किया गया है, मुझे आपसे अब इस सवाल के लिए खड़ा किया गया है कि जो आपने ये झूठ बोला है नेशनल चैनल पर बैठ करके, मेरे डिबेट में बैठ करके आप ये झूठ बोल रहे हैं, तो मुझे वो 16 नाम दीजिए। धोकर पढ़ा के लिखा के अपनी बेटी को कोई एंकर बनाएगा, उसके ऊपर सुनिए, जब आपके पास कुछ बचता नहीं है ना, तब आप आकर के व्यक्तिगत हो जाते हैं। ये आपकी पुरानी चीज है। अब तो आप इतने वक्त से मेरे साथ डिबेट में बैठने लगे हैं ना, मैं आपकी इन चीजों को बहुत अच्छे से समझने लगी हूँ। मेरे घर वालों ने क्या किया क्या नहीं किया, नन ऑफ योर बिजनेस, प्लीज माइंड योर बिजनेस, है ना। आपके पास कोई तर्क नहीं है, कुछ भी कहने के लिए आपके पास बचा नहीं है, इसलिए अब आप पर्सनल व्यक्तिगत टिप्पणी मुझ पर कर रहे हैं, मत किया करिए। शोभा नहीं देता, आपका स्टैंडर्ड दिखाती हैं वो चीजें, मत किया करिए ऐसे। इमरान खोकर जी, मैं तो बहुत साफ शब्दों में जब से यही पूछ रही हूँ कि ये जो पूरी युद्ध की लड़ाई जो शुरू हुई थी उसे धर्म पर ला करके समेट देना नेतन्याहू की हार है या फिर वो सुगबुगाहट है कि बाकी देशों को भी एकजुट कर लिया जाए। जो शिया वर्सेस सुन्नी वाला चल रहा था, वो बाकी ईरान के साथ साथ और भी देश आकर के खड़े हो जाए, नेतन्याहू के खिलाफ आकर के सब पर कुछ बोले, क्यों नहीं बोलते हैं? कहाँ है वो तमाम खलीफा? तुर्की को भी खलीफा बनना है, ओमान को भी बनना है, जॉर्डन को भी बनना है, यूएई को भी बनना है, तो ये सारे खलीफा गए कहाँ? क्यों ऐसे बयानों का खंडन वो लोग नहीं करते हुए नजर आते हैं कि आप मुसलमानों के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? मीनाक्षी जी, आप जितने भी समय से मेरे साथ डिबेट में बैठती है, मेरी एक आदत है कि जब कोई बोलता है तो मैं खामोशी सुनता हूँ। मैं उससे सहमत असहमत हो सकता हूँ, मैं बाद में उसको काउंटर करता हूँ। मैं आपके मुद्दे पर आता हूँ, जो आप मुद्दे को लेकर आई हैं। ये मामला इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का है, ये मामला एक इंटरनेशनल लॉ के टूटने का है, ये मामला यूएन चार्टर की धज्जियां उड़ाने का है कि एक सवर्ण मुल्क पर, एक संप्रभु देश के ऊपर दो सरफिरों ने हमला किया। उनको लगा जिस तरीके से हमने अफगानिस्तान पे हमला किया, जिस तरीके से हमने लीबिया पे हमला किया, जिस तरीके से हमने इराक पे सद्दाम हुसैन के नाम पे हमला किया, 2-4 दिन में इस युद्ध को समेट के हम अपने घर चले जाएंगे। लेकिन उनको ये एहसास नहीं हुआ। उनको ये लगा कि हम बड़ी आसानी से युद्ध जीतेंगे, हमने खामनेई साहब को शहीद कर देंगे, वहां की जनता रिटेलिएट करेगी और मामला हमारे पक्ष में आ जाएगा। हुआ इसका उल्टा। आज की वर्तमान कंडीशन के अंदर इजराइल और अमेरिका वहां पर युद्ध को हारने की कगार पर पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से उनके कई सारे फाइटर जेट गिर चुके हैं, उनके कई तरीके के ड्रोन गिर चुके हैं, और आज की कंडीशन में उनके सारे 90% ऑफ बेस जहां मिडिल ईस्ट में थे वो सब खत्म हो चुके हैं। अब जब मामला पूरी तरीके से अपने हाथ में निकल चुका है तो आप धर्म के आड़ में लेकर आ जाइए। व्हाइट हाउस के अंदर आप मुझे, आपकी बात हो गई है, अब मुझे बताइए आप 9/11 का हमला जो था ये यूएन चार्टर के हिसाब से था? ये सुनिए, मेरी बात सुनिए। डॉक्टर एच.एस. रावत जी 10 सेकंड और दे दीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद कर लीजिएगा काम। मैं आपको नहीं बोलने दूंगा, कुछ भी। खोकर जी 10 सेकंड और लीजिए और बोलिए। अरे मैडम, मैं तो 5 सेकंड में पूरा करने को तैयार हूँ, बात पूरी हो जाए मेरी। मेरा कहना ये है कि ये मामला जो कि एक दो स्टेट्स के बीच का मामला था, उसको ये लोग अब रिलीजियस वॉर इसलिए बनाना चाहते हैं कि हम अपनी जगह हार चुके हैं। ये जंग हम लगभग हारने की कंडीशन पे जा चुके हैं। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के अंदर जिस तरीके से ईरान ने पूरी दुनिया के व्यापार की गर्दन पकड़ी है। इमरान खोकर जी वो अपने आप को कवर अप करने के लिए मतलब ये तमाम चीजें कर रहे हैं, ये तमाम चीजें उनकी तरफ से रची जा रही है। डॉक्टर एच.एस. रावत, आपका जवाब। आप मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि इराक ने जो कुवैत को कब्जा किया, यूएन चार्टर को फॉलो किया क्या? रशिया ने यूक्रेन पे किया, यूएन चार्टर को फॉलो किया क्या? या जो 9/11 हुआ वो यूएन चार्टर के हिसाब से हुआ? इजराइल पे 7, 8, 10 कंट्री, गल्फ कंट्री ने मिलकर के हमला किया, वो यूएन चार्टर के हिसाब से हुआ था क्या? देखिए रावत साहब, मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूं, जिसने भी युद्ध अपराध किया है उनको उनकी सजाएं मिली है। 9/11 के मामले की हो किसी को भी, और नेतन्याहू को ट्रंप की भी इसकी सजा मिलेगी। एक चाइल्ड रेपिस्ट ट्रंप और एक मानवता का नरसंहार करने वाला वॉर क्राइम का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का वारंटी नेतन्याहू। इन लोगों को निर्दोष आदमी 9/11 में मार दिए, 5,000 आदमी निर्दोष 9/11 में मार दिए, उसका क्या होगा? उसके बाद 10 लाख मुसलमान मार दिए अफगानिस्तान में, उसका क्या होगा?
और फिर उसी तालिबान के पैरों में गिर के माफी मांग के बाहर निकला अमेरिका, और आप और हम भी बैठे, हमारा देश के विदेश मंत्री भी बैठे। नहीं निकला, माफी मांग के नहीं निकला, माफी मांग के नहीं निकला, एक कंप्रोमाइज हुआ था, ठीक है ना, माफी मांग के नहीं निकला। तालिबान को सत्ता सौंप के निकले, और आप और हमने भी पहले अपने आप को अपडेट करके रखा करो, ठीक है ना, उसके बाद बोला करो। आप ये मत समझो कि आप ये पढ़े लिखे बैठे हो, यहाँ पर जो पीछे लिख रखी है ना ये आयतें, ये मत सोचो कि आप बड़े विद्वान आदमी बैठे हुए, ठीक है, दूसरे आदमी आप अपना ज्ञान लेकर के बैठे हुए। कहाँ का कौन सा ज्ञान? तालिबान को सत्ता नहीं सौंपी क्या अफगानिस्तान में? समझा करो, अपने आप को सुपीरियर मत समझा करो, पागल नहीं है कि खाली। अरे भैया, आज की डेट में पूरे वर्ल्ड के अंदर इस्लाम ने निकल गया, और ईरान को तबाह करके भी निकल जाए वो, तो इमरान खोकर जी को खुश होना चाहिए। देखिए, अगर जो आपको ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशन में अमेरिका और इजराइल हार रहे हैं, तो वो मुबारक हो इमरान जी को भी और फाजिल अहमद जी को भी और भारत के सारे मुसलमानों को भी मुबारक हो। हार रहे वो उनकी लड़ाई है। जैसे ईरान, अगर जो सॉवरेन कंट्री बोलते हैं ना आप ईरान को, सॉवरेन कंट्री है, बिल्कुल सॉवरेन कंट्री पर अटैक नहीं होना चाहिए यूएन चार्टर के हिसाब से। इनका पर्दाफाश होगा, ध्यान रखिएगा राहुल भाई। प्रॉक्सी के साथ युद्ध नहीं लड़ते हैं, प्रॉक्सी के साथ लोगों की मास किलिंग नहीं करवाते सॉवरेन कंट्री, वो इन सब के पर्दाफाश होंगे, और ये सब लोग प्रोसिक्यूट होंगे, ये भी नोट कर लेना। थोड़े दिन और रुकिए, ट्रंप पे एफआईआर की तैयारी चल रही है, और नेतान्याहू पे तो वारंट निकला हुआ है। देखिए, इजराइल हारे, अमेरिका हारे और ईरान हारे, भारत का लेना देना क्या है ना? ना हम इजराइल के हारने से खुश हैं, ना ईरान के हारने से खुश हैं। भारत का मंतव्य है कि शांति होनी चाहिए, ये बुद्ध की भूमि है, यहाँ युद्ध नहीं। तो आज भी शांति नहीं है मणिपुर में, आज भी मणिपुर में शांति नहीं है कि अमेरिका बिल्कुल माफी मांग के निकल गया है, तो आपकी गलतफहमी है, वर्ल्ड का पुलिसमैन है। आपको या तो फिर आपको विदेश नीति की जानकारी नहीं है, फायर पावर की जानकारी नहीं है, या फिर आप मानना नहीं चाहते, जबकि सिचुएशन यही है इमरान जी कि अमेरिका वहां आया है और लोगों को मार रहा है, अभी है और मार रहा है। आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ना ईरान कुछ कर पा रहा है। 6 सैनिक मरे, कितने हजार नागरिक मारे अमेरिका ने वहां से। अब जरा वापस आते हैं, वहां से जरा वापस आते हैं। इमरान खोकर जी, मैं आपका जवाब भी लूंगी। आप लोगों को पता नहीं कैसे जीत। अरे आप ये बात करिए कि भाई शांत होना चाहिए, युद्ध शांत होना चाहिए। बिल्कुल यही बात होनी चाहिए। और भारत ने कब किसका समर्थन किया? कभी किसी का समर्थन किया? हमास ने जो हमला किया इसराइल के ऊपर, ना हमने उसका समर्थन किया। रूस यूक्रेन की जो वॉर हुई, ना हमने उसका समर्थन किया। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो कुछ भी हुआ, ना हमने उसका समर्थन किया। ना अभी इसराइल और अमेरिका ईरान के साथ जो हो रहा है उसका हम समर्थन करते हैं। जब हमारा स्टैंड ही अलग है तो हम कहां पर खड़े हैं, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि जो चीजें चल रही हैं वो किस परिप्रेक्ष्य में चल रही हैं और कहां तक घुमाई जा रही है, हम उसको समझें। के शर्मा जी, मैं आपके पास आती हूँ। प्रकाश आनंद जी से जरा एक बार सवाल ले लेती हूँ, और आप लोग प्लीज एक एक करके बोलिएगा। इसमें ऐसे आधी चीजें नहीं समझ में आती हैं, मैं सबको मौका देने की कोशिश करती हूँ। इसीलिए प्रकाश आनंद जी, अब जरा ये बताइएगा कि अगर हम इस तरीके की तमाम बातें करते हैं, एक यूएन की लिस्ट की बात भी होती है, हालांकि वो लिस्ट अभी तक जो सार्वजनिक हुई है उसमें कहीं से कहीं तक नहीं लिखा हुआ है कि 702 उसमें मुसलमान हैं, उसमें ईसाई कितने हैं, उसमें यहूदी कितने, लेकिन बार बार हम उस लिस्ट को चिपका करके अगर ये कह दें कि मुसलमान ही आतंकी होते हैं, तो ये भी तो गलत हो जाता है ना सरासर। बहुत सारी घटनाएं देखी है देश ने, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए 2 व्यक्ति ये थोड़ी ना आतंकवाद का समर्थन करते हुए नजर आते हैं, और वो लोग तो नहीं समर्थन करते हैं जो कट्टरपंथी विचारधारा को नहीं फॉलो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने भी यही बात कहा कि सभी मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन लगभग 95% जो आतंकवादी घटना होता है वो मुसलमान ही करते हैं। दूसरी बात, एक बात और बता दो, ये बता देते हैं ना, गोदी मीडिया दिखाता है ये बात। तो 16 बम ब्लास्ट के आरोपी पकड़े गए हिंदू, दिल्ली बम ब्लास्ट में 16 आरोपी हिंदू पकड़े गए। आराम से सुनिए, सबका सुना हमने ना, हम तो नहीं बीच में बोले, सुनना सीखिए पहले। पहले सुनिए फिर आप बोलिएगा आराम से, आपका मौका आएगा, आप बोलिएगा। प्रकाश आनंद जी बोल लेंगे, फाजिल अहमद जी उसके बाद आप आराम से बोलिएगा। हमको नहीं कोई एक घटना बता दे, आतंकवादी घटना, भारत से बाहर पूरे विश्व की बात करता हूं, जहां हिंदू ने कोई आतंकवादी घटना, हिंदू कभी ऐसा नहीं करता। आप 50-100 हिंदू के बीच में एक मुस्लिम का घर है, वो सुरक्षित है, लेकिन 10 मुसलमानों के बीच में 25 हिंदू का घर है, वो असुरक्षित है। क्यों? कि इनके अभी जो मुमताज ने जो बात कही वही सच्चाई कही। इनको कड़वा लग रहा है कि वो कह देगी पूरे मुसलमानों बात कहेगी कि इनके घर में भी जो महिला है वह भी असुरक्षित है, कि कब ये तलाक बोल दे और वो घर से बाहर हो जाए।
आज मानिए मुसलमान महिलाएं वो लोग बीजेपी को वोट दिए क्यों दिए? मोदी की जयकारा क्यों लगाते हैं? योगी की जयकारा क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनको सुरक्षा प्रदान किया, 3 तलाक, हलाला, ये सब जो कानून लाए तो मोदी जी ने उसको ताकत दिया। जब ये लोग वोट देने के लिए गए, अपनी बेगम को लेकर के गए, वो लोग कमल फूल पर वोट दबाया। जहां मुस्लिम की आबादी सबसे ज्यादा है वहां भी बीजेपी के लोग हिंदू जीत करके आए। क्यों? क्योंकि इनकी जो मुसलमान है उन्होंने वोट दिया। जैसे यूपी में आप कई क्षेत्र ले लें, नाला से गैस निकाले कि नहीं? वोट दिया इनके, क्योंकि ये हैं। नाला से गैस निकाले कि नहीं? नाला से तो 3 लोगों ने, अरे नाला से गैस निकली कि नहीं? नाला से गैस निकाले कि नहीं? नहीं? हॉर्मुज़ स्ट्रेट से जरूर निकल गई है, सुरक्षा हॉर्मुज़ स्ट्रेट से जरूर निकल गई है, जहां से बाकी देश नहीं निकल पाए ना फाजिल अहमद जी, वहां से जरूर निकल गई है। देखिए ये लोग बार बार कहते हैं हिंदू मुसलमान, हमारे देश का संविधान सबको इजाजत देता है। नाले में से नहीं निकलेगी, गैस नहीं निकल रही है तो गुस्सा हम लोग पे उतार रहे हैं। ये नाला से गैस निकाल नहीं पा रहे ये लोग तो गुस्सा हम लोग पे उतार रहे हैं। और जो चंद्रमा था ना, चंद्रमा के 2 टुकड़े थे, उनको अल्लाह ने जोड़ा था इसलिए चंद्रमा बना, तो वहां से गैस निकलेगी, वहां से आएगी हीलियम और दूसरी एलपीजी गैसें आएंगी। और पृथ्वी चपटी है ना, उस चपटी में कहीं ना कहीं नोजल लगाएंगे और वहां से वो चपटी पृथ्वी में से गैस आएगी। हमारे नरेंद्र मोदी जी सिलेंडर कर दिए, पाकिस्तान से सीज फायर करके भाग गए। पाकिस्तान में लगा लेना गैस सिलेंडर, तैयारी कर लिए तो ये सीज फायर करके भाग गए, पाकिस्तान से सीज फायर करके भाग गए। इतने तो बहादुर हैं ये लोग। जब हमारे जवान घुसने की फाजिल अहमद जी अब थोड़ा सा व्हाट्सएप से बाहर निकल आइए। ऑल द टाइम व्हाट्सएप अच्छा थोड़ी लगता है चलाते हुए, कभी कभी फोन को थोड़ा रेस्ट दिया करिए, किताबों को उठाया करिए। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से निकल गया ना टैंकर, हॉर्मुज़ स्ट्रेट से निकल गया, मुंबई पहुंच गया, और वो 16 लोगों की लिस्ट का क्या हुआ जो अभी थोड़ी देर पहले आप गुणगान कर रहे थे? मिल गई क्या वो? दोबारा पूछिए जरा। मैं कह रही हूँ हॉर्मुज़ स्ट्रेट से निकल गया ना टैंकर, मुंबई तक पहुंच गया सही सलामत, वो देखा ना? थोड़ा सा खबरें भी देख लिया करिए, कब तक व्हाट्सएप के ज्ञान से चलते रहेंगे? और भी कुछ देख लीजिए ना। वो 16 लोगों की लिस्ट का क्या हुआ? मिल गई क्या? वो गूगल कर ली? दिक्कत हो गई ना हम लोग को। बैठे हुए थे, वो लिस्ट मिल गई क्या सर? इस नाला से गैस निकाल रहे थे फादरलैंड में जाके। वही बताइए मुझे आप, वो तो निकल गया हॉर्मुज़ स्ट्रेट से, नाला नहीं, नाला ही है हॉर्मुज़ स्ट्रेट, जहां से सब कुछ निकलता है वहां से वो निकल गया। आप छोड़िए, अब मुझे बताइए 16 लोगों की लिस्ट मिल गई क्या? अब सुन लीजिए। नहीं 16 लोगों की लिस्ट बताएंगे आप? अब दिख रही है एलपीजी की लाइन लग रही है ना, पेट्रोल पंप भी बहुत बंद हो रहा है। आपको मिली गैस? आप गए थे लाइन लगाने, आपको गैस मिली? लग रही है आपको तो मिल गया होगा, क्योंकि आप तो फादरलैंड की वो है। अरे आप मेरी फिक्र क्यों करते हैं? मेरे घर में खाना मैं इंडक्शन पर बनाऊं या फिर ना खाऊं, डाइटिंग पर चली जाऊं, भैया आपका क्या? आप मुझ पर क्यों आते हैं? आपको मिली गैस या नहीं मिली? सर आपको नहीं मिली तो मुझे बता दीजिए, मुझे तो ऐसे ही मिल जाती है, मैं आपको भिजवा देती हूँ। इनको ना देखिए, नाले पे आगे जब आप 16 की बात करेंगे तो पर्सनली आप पे आ जाएंगे। मैं फाजिल अहमद जी, आप मुझे बताइए क्या हमारे देश में कानून नहीं है? यूपी से लेकर के मध्य प्रदेश तक ये कह दिया गया है कि एक सिलेंडर जो भर जाएगा वो 25 दिन बाद भरेगा, क्योंकि लोगों ने पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर दी। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर अफवाहें किस तरीके से फैलती हैं, इसे लेकर के बाकायदा आज पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। इसलिए मैं कह रही हूँ व्हाट्सएप का ज्ञान मत अर्जित करिए, किताबों का ज्ञान अर्जित करिए। के शर्मा जी मुझे लगता है थक गए हैं सबको सुन सुन करके। थकने क्या है मैडम, आपने तो सोच लिया है कि भैया आपको सबको बोलने नहीं देंगे, जो स्टूडियो में आएगा उसको ज्यादा बोलने देंगे, जो ज्यादा उसको टाइम देंगे। मैडम आपका भी स्वागत है, कौन सा आप आते नहीं है क्या? मीनाक्षी जी कम से कम बराबर यदि आप तो बुलाया मत करो स्टूडियो में, बार आते हैं डिबेट पे आने के लिए। बोलिए मैं बोलना चालू करूंगा, बीच में बोलना चालू कर देंगे। देखिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है, 10 मिनट बचा हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके आप सब राहुल जी को बोलते पहले मुंह चुप्पी करने के लिए। के शर्मा जी राहुल जी को बताइए, के शर्मा जी अब जरा मुझे ये बताइए कि बहुत सारे उदाहरणों की यहाँ पर बात हो गई है, बहुत सारे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी निकल आए हैं, उसमें से एक लिस्ट पाकिस्तान की भी सामने आई थी कि वहां पर आखिरकार कितने जो मुस्लिम थे उन्होंने आतंक को फैलाने में सूची की, क्योंकि हम बार बार बात करते हैं 702 मुस्लिम की। अब ऐसे में पाकिस्तान के आतंकवादियों के 139 लोगों के नाम सामने आए थे। अब इसलिए तो कई सवाल नहीं खड़े हो जाते हैं कि एक ही धर्म का नाम क्यों बार बार आ जाता है? देखिए कितनी बार है, देखिए आपको बताता हूँ जिहाद के नाम पे लोग को भड़काया जाता है और उसमें सबसे ज्यादा मुसलमान के जो बच्चे हैं वो जल्दी से भसड़ जाते हैं। देखिए अब मेरा चालू हो गया, भरसेज भी चालू हो गया, मतलब कि इनको बोलने का बगल वाले बैठे भैया है ना वो बोलेंगे बीच में, ठीक है, फिर भी मैं 2 मिनट बोल के निकल जाता हूँ, बाकी इनको बोलने दिए पैसा मिलने वाला होगा ज्यादा, इसीलिए ज्यादा बोलने पे ज्यादा पैसा मिलता होगा।
हाँ अरे आपको नहीं ठीक है, मिलता मेरा है तो यही आप क्यों कहना रो रहे हैं? किसी को कोई पैसा नहीं मिलता भैया, आप भी आते हैं मेरे अरे स्कूल नहीं में, मिलता क्यों तो फिर झूठ आप ओपनिंग रिमार्क्स लेते हैं और वर्सेज में डाल देते हैं, समझ में नहीं आता क्या हमको हो रहा है। ऐसे डिबेट थोड़ी होती है हमको मैडम, कुछ नहीं सबको हो रहा है, बराबर आप मौका बोलिए। दीजिए। अब ज्यादा और टाइम मत खराब करिए, ज्यादा भाव ना आपने कहा खाइए। एलपीजी के जो ये है वो जो है, आपको ये पता है ये जो भीड़ है नकली है क्या? ये कांग्रेसी लोग लाइन लगाए हुए हैं क्या? ये सपा वाले लाइन लगाए नहीं, हुए हैं? मैंने बताया ये तो पैनिक गैस जो है कि जो क्रिएट खाली किया है। जा रहा है। नहीं, आपको क्या लग रहा है पैनिक सीरियसली है 40-60 रुपए बढ़ गया क्या? आपको ये जो आदमी जो नकली है, आप आग पे पट्टी डाल के मीनाक्षी जी मत बोला कीजिए। ये जो आदमी जो है जेन्युइन लोग है जो सुबह से शाम तक बैठे हैं, दिख रही है आपको, नहीं दिखती नहीं दिया है? गया। आप कैसे दिख जाते हैं के शर्मा जी? पट्टी पहन के खड़ी होती तो आप कैसे दिख जाते मुझे? ये नकली आदमी है ना, तो इसका मतलब कि जो मोदी जो जाते हैं देश विदेश में, वहां पे आदमी भारे के टट्टू आते हैं, इसका मतलब। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आप लोगों के यहाँ पर तक गैस पहुंची है या नहीं पहुंची है। गैस क्या है भाई, पैनिक क्रिएट नहीं किया जा रहा, अफवाह नहीं है, वो सच्चाई है कि वहां पे जो भीड़ है वो जेन्युइन है। यदि जिसको नहीं दिख रहा है ना, तो आप एक काम करिए, ग्राउंड रिपोर्टर बन जाइए कुछ दिनों के लिए और देखिए ग्राउंड पे क्या है। रिपोर्टिंग आप देख लीजिएगा, यहाँ पर स्टूडियो में खड़े होकर के सूट बूट पहन करके नहीं चली आती हूँ, बहुत कुछ करके आपने सवाल पूछा था उनसे पाकिस्तान के टेररिस्ट लिस्ट पे, वो एलपीजी पे लेके चले गए। ये है दिक्कत, ये वो कहीं से कहीं जा रहे हैं। मैं आप सबको एलपीजी पे थी नहीं, एलपीजी पे जब डिबेट होगी आप आइएगा, हम भी आएंगे, एलपीजी पे जवाब देंगे। मैं अपने चैनल के माध्यम से अपने देशवासियों को एक लाइन जरूर बताना चाहती हूँ कि बहुत ज्यादा पैनिक इस मामले में क्रिएट हो गया है। किसी के घर में 1 सिलेंडर, किसी के घर में 4 सिलेंडर, लोगों को होड़ मच गई है कि हम 4 सिलेंडर भरवा लें। अचानक से अगर देश की 140 करोड़ जनता उठ करके सिलेंडर भरवाने 4 लेकर के चली जाएगी तो पैनिक भी होगा, चीजों की कमी भी होगी। लेकिन पेट्रोलियम मिनिस्ट्री तो ये कह रही है ना कि हमारे पास कोई कमी नहीं है। अरे अपने लोगों पर थोड़ा सा भरोसा रखिए। अभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी को सिलेंडर ना मिला हो, किसी को सीएनजी ना मिली हो, किसी को डीजल पेट्रोल ना मिला हो। जरा वापस आइए अब वहां से। इमरान खोखर जी, मसला मीनाक्षी जी ये है कि जब हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो हम वहां पर फैक्ट पे बात होनी चाहिए, आंकड़ों पे बात होनी चाहिए, पॉलिसीज पे बात होनी चाहिए, लेकिन हम यहाँ बैठकर उस मामले को उलझा रहे हैं। अमेरिका जो चाहता है वो दुनिया के लगभग 5 देशों को छोड़कर सभी को बात माननी पड़ती है। अमेरिका ने ये कहा कि सद्दाम हुसैन के पास में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, सब टूट पड़े, मान लिया। बाद में पता चला एक शब्द बोला गया टोनी ब्लेयर द्वारा लंदन में, वी आर सॉरी, बात खत्म हो गई। अमेरिका ने कहा कि लीबिया के अंदर मोहम्मद गद्दाफी जो है वहां डेमोक्रेसी नहीं ला रहा है, हमें उसके ऊपर हमला करना, हमला किया, बर्बाद किया, तेल लिया, ऑयल लिया, आईएसआईएस से तेल खरीदा, बात खत्म। अमेरिका ने कहा वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लो, अपहरण कर लो, डकैतों की तरह, यानी पिक्चरों में जो डाकू लूटते थे, आप गए उसका राष्ट्रपति उठा के लिया, उसके तेल के कब्जों पे कब्जा कर लिया। अमेरिका ने कहा सीरिया के अंदर जो अल शरा आज के वहां जो राष्ट्रपति है, 90 करोड़ रुपए का अमेरिका ने उनके ऊपर टेररिस्ट होने की वजह से इनाम रखा था। जब वहां पर रिजीम चेंज हुआ तो उसी अमेरिका ने उस अल शरा को वहां का राष्ट्रपति बनाया। राष्ट्रपति बनाने के बाद सारे सैंक्शन हटाए, 90 करोड़ का इनाम हटाया और पूरी दुनिया को कहा कि अल शरा जो है वो अच्छा व्यक्ति है, ये टेररिस्ट नहीं है। कुल मिला के मसला वो आ गया। पुरानी फिल्म का एक गाना था कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। मोदी जी हो या जितने भी दूसरे देश हो, उन सबको अमेरिका की नीचे मुंह करके पिछलग्गू बन के चमचागिरी करके बात माननी है, क्योंकि सबकी एक्सट्रीम फाइल वहां पर मौजूद है। अमेरिका ने जो टेररिस्ट जितने भी अपने बेस बना रखे हैं वो सारे मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश हैं। मुसलमानों को मारा, मुसलमानों के यहाँ बेस बनाए, मुसलमानों की जमीन से अपने फाइटर प्लेन उड़ाए, मुसलमानों पे बम गिराए। आपको यहाँ मोदी जी की चिंता है? नाम भारत, कोई किसी भी भारत सरकार ने कभी भी अमेरिका को कोई बेस बनाने के लिए जगह नहीं दी। भारत सदा अमेरिका के सामने तन के खड़ा रहा है, अपने देश के हितों के साथ खड़ा रहा है। आप नहीं खड़े रहे, मोदी जी नहीं खड़े रहे, इंदिरा गांधी खड़ी रही, इंदिरा गांधी खड़ी। ये वहां भी, ये सऊदी, ये यूएई, ये कतर, ये ओमान, ये जॉर्डन, सारे के सारे के यहाँ बेस बना के बैठा हुआ है अमेरिका, जिनके लिए आप मरे जा रहे हैं, उनके यहाँ बेस बना रखे हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान आपका उनके सामने मोदी जी होते तो लेट जाते उनके सामने। हमें मत समझाइए, एप्स्टीन फाइल जिसकी छुपी हुई है ना राहुल भाई, उन सबको अमेरिका की गुलामी करनी है। और एप्स्टीन फाइल जिन जिन के पास अवेलेबल है ना, उन सबको अमेरिका की गुलामी करनी है और आपके मोदी जी को भी करनी है, ध्यान रखिएगा। भी अमेरिका को कोई तवज्जो दी ना देगा। आपने जिन मुस्लिम कंट्रीज ने अमेरिका को फूफा बनाया, अपने यहाँ जगह दी कि यहाँ बेस बनाइए, और उन्हीं बेस से लीबिया को मारा, उन्हीं बेस से सीरिया को मारा, लेबनान को मारा, ईरान को मार रहा है, और इराक को मारा, और अफगानिस्तान को तबाह कर दिया। आधे फ्लीट तो गायब हो चुके हैं,
अरे आधे इब्राहिम लिंकन को तो 2000 किलोमीटर दूर खड़ा कराना पड़ा ईरान के डर से। हमें ना समझाइए, सुबह शाम में आपके जो नए माई बाप है ना, ट्रंप और नेतन्याहू, वो सरेंडर कर देंगे 2 से 3 दिन में। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, नेशनल टेलीविजन पे बोल रहा हूँ, विदिन 2-3 days अमेरिका एंड नेतन्याहू विल सरेंडर टू द ईरान। नोट क्या है। और अगर जो देखिए इस देश से अगर जो पाकिस्तान भी इस देश में शामिल होता ना, जो आप लोगों ने अलग कर दिया था, वो भी सरेंडर नहीं करता, क्योंकि हिंदू जानते हैं कैसे डिप्लोमेसी होती है। आप जाते सरेंडर कर देते सारे ईरान द्वारा। ईरान कोई आपकी तरह का थोड़ी है। आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जब बात करते हैं, कूटनीति की बात करते हैं, तो हम तो वो देश रहे हैं कि जब इंदिरा गांधी के वक्त पर हमने स्वीकारता नहीं की कि उनके सामने हम झुक जाएं, तो क्या आज हम झुक जाएंगे? हर मंच से जब ये बार बार ट्रंप की तरफ से चिल्ला चिल्ला करके ये कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर मैंने रुकवाया, तो वो मोदी जी तो थे, देश के प्रधानमंत्री तो थे। तो हमें तो इस बात पर गर्व होना चाहिए कि आगे आकर के अमेरिका के सामने जो देश जो सरेंडर कर रहे हैं, उनसे इतर भारत की साख क्या थी? भारत ने किस तरीके से खुले मंच पर खड़े होकर के वो 52 इंच का सीना तान करके कहा भी तो कि हमें किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है, जो कोई आए तो घुटना टेक करके हमने उनके कहने पर ये किया है। अपने देश को छोटा समझना, नीचे लाना अच्छी बात नहीं है। बशर अल असद की आपने बात की, क्यों झुक गए सीरिया, क्यों झुक गया लीबिया, क्यों झुक गया यहाँ ओमान, क्यों झुक गया जॉर्डन, यूएई क्यों झुक गया, ओमान के अलावा ये बाकी तमाम देश मिडिल ईस्ट के क्यों झुक गए? ये झुके हुए हैं ना जो अपने यहाँ पर जमीन दे रहे हैं सब कुछ बनाने के लिए। प्रकाश आनंद जी आती मैं इमरान खोखर को जवाब देना चाह रहा हूं। तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी 2 दिन में लेट जाते। जब आप भारत में रहते हो इसलिए मुसलमानों को कहता हूं, इनका दिल यहाँ नहीं लगता। जब आप क्यों नहीं ईरान चले गए? जब ईरान में लगता ज्यादा ताकत पर है, जो मोदी जी करें 2 दिन में लेट जाते। और वो दूसरे जो है इस्लामिस्ट होकर वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से जो है सो सीज फायर करके मोदी जी भाग गए। अरे पाकिस्तान घुटना टेक करके माफी मांगा, तब जाके सीज फायर हुआ, दुनिया के देशों में नाक नगरता फिरा। आप लोग ही है जो अमेरिका को जवाब नहीं दे पाए। इंदिरा गांधी दीदी ने जवाब दिया था, क्योंकि उसकी कोई फाइल नहीं पड़ी थी अमेरिका के पास। मोदी जी की फाइल पड़ी है अमेरिका के पास, ध्यान रखिएगा इस चीज का। जो ईरान के पक्ष में नारे लग रहे हैं, कितने लोग मारे गए। यहाँ शांति से बैठ करके नेशनल मीडिया पर इतनी बहस कर रहे हो कि मोदी जी लेट जाते। मोदी जी लेट, वो भारत का प्रधानमंत्री जो है उसके बारे में हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं। इससे बड़े मन पर मोदी लेट जाते। भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता, कोई देश ऐसा नहीं है। हमने अमेरिका को जवाब दिया, चाइना को जवाब दिया। फाइल में कहाँ छुपा हुआ है नाम? उस एप्स्टीन फाइल में कहाँ किसका नाम छुपा हुआ है? डर तो सामने ला दो, तभी तो देश का कॉम्प्रोमाइज कर चुके हो। तभी तो बात करते हैं ईरान की, चुके तेल के मामले के बारे में बोलते हैं। जी गलत बातें ना अच्छी नहीं लगती इमरान खोखर जी, गलत बातें ना अच्छी नहीं लगती। अभी आप फिर उसी में फिर जॉर्डन के प्रिंस का नाम भी ले आएंगे, अभी यूएई के प्रिंस का नाम भी आप ले आएंगे उसमें। ये बार बार शोभा नहीं देता है कि अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें तो आप अपने देश को नीचे आंक दें। बहुत गलत बात है ये। मैं अपने देश हम अपने आप को खुद रिप्रेजेंट करते हैं ना। अगर आपकी डिबेट का ये हिस्सा आपको दिखा करके कोई ये बोल दे कि अरे आप तो अपने देश में ही अपने लोगों के बारे में, अपने देश के पीएम के बारे में इस तरीके से बोल रहे थे, फिर आप किस दम पर ये बोल रहे हैं कि भारत महान है? कैसे बोल पाएंगे आप? नहीं, बात सुनिए मीनाक्षी जी। 45 शो कर दी ना इन्होंने। आज इमरान खोखर ने ये 45 शो के देश के साथ नहीं है। विदिन अ सेकंड आई एम कंक्लूडिंग। आपको मीनाक्षी जी हमेशा आप सवाल पूछती, हम जवाब देते हैं। आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ट्रंप के इतने ऊटपटांग बयान पे क्या नरेंद्र मोदी जी द्वारा कोई रिप्लाई दिया गया? मेरे देश के प्रधानमंत्री को बेइज्जत ट्रंप ने किया। ट्रंप को हमारे प्रधानमंत्री ने इस काबिल भी नहीं समझा कि प्रधानमंत्री जवाब दे, इसीलिए एमईए ने जवाब दिया, विदेश सचिव ने जवाब दिया। जिसको जवाब, जिसकी जितनी औकात थी उसको उस औकात से जवाब दे दिया गया। ये जरूरी है कि अच्छा ये चाह रहे हैं कि ट्रंप को मोदी जी क्यों अपनी गरिमा कम करे? ये तो आप प्रधानमंत्री तक की बात कर रहे हैं ना। मैं आपको याद दिलाती हूँ कि विदेश मंत्री एस जयशंकर भी उस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे जहां पर सब कोई खड़े हो जाते हैं ट्रंप के आने पर। विदेश मंत्री ने अपना स्टैंड रखा ना। अरे विदेश मंत्री रख रहे हैं, प्रधानमंत्री तो फिर बहुत उच्च स्तर पे हो जाएंगे ना। मुझे नहीं लगता इन तमाम बातों का जिक्र यहाँ पर होना चाहिए, इनकी कोई आवश्यकता है। ये वो कूटनीति है जो आपकी और मेरे समझ से शायद परे हो जाए, लेकिन जब होती है तो इस कदर होती है कि फिर दुनिया भारत के मुंह पर देखने लगती है कि भारत ने आखिरकार ऐसा कैसे कर दिया। डॉक्टर एच एस रावत जी देखिए, आज ये शो हो गया मीनाक्षी जी कि इमरान खोखर ने ये शो कर दिया कि देश के गद्दार हैं और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं मानते।
इसलिए मैंने कहा था कि इंडिया का जो मुसलमान है देश का गद्दार इसलिए है कि आज इनको ये दिक्कत हो रही है कि मोदी जी की फाइल है, यानी इनको अपने देश से लगाव नहीं, देश के प्रधानमंत्री से लगाव नहीं है, इनका लगाव वहां पर है, ईरान के साथ में जुड़ा हुआ है इनका। देश को गिरवी रखने का काम एच.एस. रावत साहब जैसे लोग करते हैं। देश के लोगों को गिरवी रखने की उस भाषाधारा मानसिकता से आप आते हैं। हो नहीं सकता। देश के गद्दार और लोग जो अपने आप को मौलाना बनते हो ना, ये गद्दार हैं। आज आपने प्रूव कर दिया नेशनल टेलीविजन के ऊपर, आपने देश के प्रधानमंत्री के लिए इतने असभ्य शब्दों का इस्तेमाल किया है। इससे पता जाएगा कॉम्प्रोमाइज्ड है। द प्राइम मिनिस्टर मोदी इज कॉम्प्रोमाइज्ड। गद्दारी करते हो, देश के गद्दार हो आप। देश ये सवाल आप यहीं पर बैठ करके पूछ सकते हैं ना, क्योंकि इस देश में इतनी आजादी मिली हुई है कि आप प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रपति तक सबको गालियां दे सकते हैं, और उस बात पर कोई आपको ये कुछ कहता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र है इस देश में। आप किसी और देश में यही बात मिडिल ईस्ट में खड़े होकर के बोल करके देखिएगा। इज ही कॉम्प्रोमाइज्ड? और जो ये आयतुल्लाह अली खामनेई, ये सुलेमान, ये जॉर्डन के प्रिंस, अभी आप ही तो उनका नाम कर रहे थे, उनका जिक्र तो आप ही ने किया था ना, प्रिंस सलमान का। ऐसी बातें मुझे मेरी डिबेट में नहीं चाहिए। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बहुत सारी चीजों में हम एक साथ खड़े नहीं हो सकते, लेकिन जब बात देश की आए तो एक साथ एक ही जगह पर खड़ा होना पड़ता है, और ये खड़ा होना चाहिए। यही देशभक्ति है, यही राष्ट्र प्रेम है। अगर उस वक्त भी आप साथ नहीं खड़े हो पाते हैं तो अपने आप को हिंदुस्तान का मत कहिएगा। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव।